अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें जो जनरल असेसमेंट टेक प्रिंसिपल्स का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। जिसके सब टॉपिक्स आ रहे हैं: केस हिस्ट्री टेकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और रेपो बिल्डिंग या रेपोर्ट बिल्डिंग, ठीक है। सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है केस हिस्ट्री टेकिंग। केस हिस्ट्री टेकिंग आपका एक फर्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है असेसमेंट प्रोसेस में, जो कि एक एसएलपी यानी कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं क्लाइंट की मेडिकल, उसके डेवलपमेंटल, एजुकेशनल, फैमिली और उसकी जो कम्युनिकेशन हिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड कर लिया जाए और डायग्नोसिस, असेसमेंट और इंटरवेंशन प्लानिंग को भी ये गाइड करता है, ठीक है। तो एक थोरो केस हिस्ट्री करने से या लेने से जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है उसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के पॉसिबल कॉजेज आइडेंटिफाई वो कर सकता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट वो क्या कर सकता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्पीच को, लैंग्वेज को, वॉइस को, इस पर्सन की फ्लुएंसी को, ठीक है, स्वेलविंग को और हेयरिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे वो क्या कर सकता है कि जो सही असेसमेंट टूल्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्लाइंट और उसकी जो फैमिली है उनके साथ रेपर्ट यानी कि ट्रस्ट जो है इस्टेब्लिश कर सकता है डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग की वजह से, ठीक है। और साथ ही इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट गोल्स को भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट गोल्स क्या होते हैं कि जो पर्सन है जिसको आप उस टाइम पे देख रहे हैं उसके रिलेटेड स्पेसिफिक गोल्स आपने सेट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि खास उस पर्सन के लिए आपने वो चीजें करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन जो है दूसरे पर्सन से यूनिक होता है, उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, ठीक है। तो आपने जो चीज अगर आपके एक पर्सन के लिए इफेक्टिव हुई है तो वही चीज डिफरेंट दूसरे क्लाइंट के लिए नहीं हो सकती है इफेक्टिव, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, हर पर्सन के लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक अलग प्लान और एक अलग गोल डेवलप करना होता है, ठीक है। तो जो केस हिस्ट्री है उसको हम ले सकते हैं थ्रू क्लाइंट या केयर गिवर के साथ इंटरव्यू करने से, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स के जो है उस पर्सन के या आपके क्लाइंट के, उसको देख के आप उसका केस हिस्ट्री ले सकते हैं। उसकी एजुकेशनल रिपोर्ट्स को देख के आप ले सकते हैं। पिछले जो थेरेपी रिकॉर्ड्स हैं उसने, ठीक है, आपके पास आने से पहले अगर उसने कहीं और से थेरेपी सेशन लिया है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स देख के आप उसकी केस हिस्ट्री देख सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के दौरान जो है अब जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप उसका केस हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास स्लाइड नंबर 3 पे है ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, क्लाइंट के प्राइमरी कम्युनिकेशन कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है केस हिस्ट्री का, ठीक है। देन उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आ जाता है कि प्रॉब्लम का ऑनसेट यानी कि जो मसला है वो शुरू कब हुआ उस पर्सन को, ठीक है। कब उसका जो डिसऑर्डर है या जो उसका डिले है या कुछ भी वो कब आना शुरू हुआ था, ठीक है, उसका ड्यूरेशन क्या था। और प्रोग्रेशन उसकी जो है डिटरमाइन करना, यानी कि अब किस हद तक उसका जो वो डिसऑर्डर है या डिले है वो कहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट एज। देन उसके बाद थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है आपने। और फैमिली और एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड को असेस करना, ठीक है, क्लाइंट के स्ट्रेंथ्स और फंक्शनल कम्युनिकेशन एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना और अप्रोप्रिएट असेसमेंट और इंटरवेंशन को प्लान करना, ये जो है आपके पास 7-8 ऑब्जेक्टिव्स थे केस हिस्ट्री के। देन स्लाइड नंबर 4 पे आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल्स, केस हिस्ट्री के प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक अच्छी केस हिस्ट्री जो है उस वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। उस कम्प्रिहेंसिव डाटा होता है उसमें, लेकिन रेलेवेंट डाटा होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, नॉन जजमेंटल यानी कि आपने किसी का डाटा आगे किसी को नहीं देना होता, ठीक है, आपने उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है।
और आपने किसी पर्सन को भी जज नहीं करना होता, ठीक है? आपने किसी पर्सनल अजम्पशंस वगैरह की बेस पे उसका नहीं करनी होती केस हिस्ट्री, बल्कि आपने नॉन जजमेंटल होके, यानी कि बगैर जज किए उस पर्सन का जो भी डाटा होता है वो या जो केस हिस्ट्री होती है वो लेनी होती है, ठीक है? और जब आप उसको कंडक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने क्लाइंट या उसके जो केयर गिवर है उनके साथ वो लैंग्वेज यूज करनी होती है जो कि उनको समझ आए, ठीक है? और मेडिकल या फिर जो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं उनको यूज करके जब भी पॉसिबल हो तो आपने उसका वेरीफाई करना चाहिए आपको। देन आपके पास आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स, जिनमें सबसे पहला आ जाता है कि आपने आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है? यानी कि जो उसके डेमोग्राफिक डिटेल्स होते हैं, केस हिस्ट्री के कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट की बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे उसका नेम, उसका एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन अगर तो रेलेवेंट हो तब, ठीक है? उसकी नेशनैलिटी, ठीक है? कौन से वो है, ठीक है? यानी कि पाकिस्तान से, इंडिया से है, नेशन क्या है उसका, ठीक है? मुल्क क्या है? और घर पे बोले जाने वाली जो ज़ुबान है उसकी, वो आपने पूछनी है, ठीक है? आया एक ज़ुबान बोली जा रही है, 2 ज़ुबानें बोली जा रही हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेंट का नेम, जिस पर्सन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, उसका नाम, क्लाइंट और उस इन्फॉर्मेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? और रिलेशनशिप की रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, ठीक है? कि आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किस हद तक रिलायबल है, ये चीज़ें आपको डेमोग्राफिक में आपने लेनी होती है, ठीक है? तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ये एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है? और मल्टीलिंगुअल एक्सपोज़र जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करता है, यानी कि अगर क्लाइंट के घर में एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जा रही हैं, तो आपको पता लगता है कि आखिर आपके जो क्लाइंट है उसके घर कितने ज़ुबानों के साथ उसका जो है एक्सपोज़र हो रहा है घर में, ठीक है? वो आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाता है, और कम्युनिकेशन प्रेफ़रेंसेस एस्टेब्लिश करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। देन सेकंड नंबर पे आपने का सेकंड कंपोनेंट केस हिस्ट्री का है रेफरल इंफॉर्मेशन, ठीक है? जिसमें आपने ये मालूम करना होता है कि क्लाइंट को किसने रेफर किया, ठीक है? आया वो पीडियाट्रिशियन था, न्यूरोलॉजिस्ट था, ईएनटी स्पेशलिस्ट था, ऑडियोलॉजिस्ट था, टीचर था, साइकोलॉजिस्ट था या पेरेंट। फिर आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? आपने पूछना है कि आखिर जो है इसके या आपने ये मालूम करना है कि उसके रेफरल की वजह क्या है, ठीक है? रीज़न क्या है उसका, ठीक है? फिर उसके बाद आपने लाइक स्पीच डिले है, उसको स्टैमरिंग है, यानी कि स्टटरिंग जो हकला के बोलना होता है, ठीक है? वो, और मिस आर्टिकुलेशन है, वॉइस प्रॉब्लम है, स्वेलविंग डिफ़िकल्टी है, कोई हियरिंग लॉस है, स्ट्रोक है या ऑटिज़्म इवैल्यूएशन है, मतलब उसके आने की वजह क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने पता करनी होती हैं रेफरल इन्फॉर्मेशन में। फिर उसके बाद थर्ड कंपोनेंट आपके पास आ जाता है चीफ कंप्लेंट का या फिर प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम का, ठीक है? यानी इसमें आपने क्लाइंट या जो केयर गिवर है उनसे मेन कंसर्न्स लिखने होते हैं उनकी अपने अल्फाज में, ठीक है? और आपने उनसे जो क्वेश्चन पूछने होते हैं उनमें क्या आएगा कि आपका मेन कंसर्न क्या है? आपने पहली बार प्रॉब्लम को कब नोटिस किया था, ठीक है, अपने क्लाइंट में, या जो अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो उनसे भी आप पूछेंगे, ठीक है? और या ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये बेहतर हुई है वक़्त के साथ, या फिर इसमें और ज़्यादा वर्स हुआ है ये, ठीक है? और ज़्यादा ख़राब हुई है। क्या जो आपका प्रॉब्लम है वो हर टाइम होता है आपको, या फिर कुछ सर्टेन सिचुएशंस होती हैं जिसकी वज़ह से आपका ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन करना है, देन उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि ये आपकी डेली लाइफ जो है उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने उनसे पूछनी होती हैं। देन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने केयर गिवर से डाटा ले रहे हैं, ठीक है? तो आपको केयर गिवर बताता है चीफ कंप्लेंट कि भई मेरा जो है बेटा है, ठीक है? या मेरा बच्चा है 3 साल का और वो अभी तक नहीं बोल, ठीक है? मेरा बेटा है और वो अभी तक बोल नहीं सकता, यानी कि उसका बोलने का इश्यू है, 3 साल की एज में भी वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपने उनसे पूछनी होती है। सॉरी, वो आप को बता रही है उसकी चीफ कंप्लेंट है, ठीक है? कि उसका बेटा बोल नहीं सकता। या तो फिर अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं और क्लाइंट आपको अपनी चीफ कंप्लेंट बता रहा है कि मैं आर साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको चीफ कंप्लेंट के दिए हैं कि किस तरीके से उनकी चीफ कंप्लेंट हो सकती है। अच्छा, नंबर 4th कंपोनेंट आपके पास है हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस, यानी कि जो इलनेस है, जो करंट या मौजूदा प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपने उनसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इकट्ठी करनी होती है, गैदर करनी होती है, ठीक है इसमें? तो जिसमें आएगा उसका ऑनसेट, ठीक है? ऑनसेट का मैंने आपको बताया कि
कब शुरू हुआ था मसला उसको, ठीक है, वो चीज, उसका ड्यूरेशन, उसका प्रोग्रेशन, उसकी स्वेरिटी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है, ठीक है, और कोई भी अगर उसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम के साथ वो आपने पूछने होते हैं। एंड देन उसके बाद ट्रिगरिंग फैक्टर, यानी कि किस वजह से उसको वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वो चीज आपने उसको पूछनी है, ट्रिगर क्या चीज कर रही है उसको, और उसके रिलीविंग फैक्टर्स, और उसके बाद जो है उसको रिलीफ क्या चीज दे रही है, सुकून क्या चीज दे रही है, वो फैक्टर बताने हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे कि क्या जो आपका ऑनसेट है वो अचानक हुआ था, या तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था और आपने उसको महसूस किया कि भाई आपको ये चीज आपके अंदर खराब हो रही है या मसला आ रहा है, या तो फिर अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आपके बच्चे में ये चीज एकदम हुई है, या फिर आप वक्त के साथ साथ आपको इसके बिहेवियर में या इसके बोलने में थोड़ा थोड़ा मसला नजर आ रहा था, फील हो रहा था, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्वेश्चन उनसे करना है कि क्या इसकी स्पीच वक्त के साथ इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, और क्या जो उसकी स्टैमरिंग है यानी स्टटरिंग है वो स्ट्रेस के वक्त ज्यादा हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टटर करता है बच्चा, ठीक है, उनसे आपने ये क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट उसके लास्ट क्वेश्चन आपने उनसे ये करना है कि क्या ज्यादा टाइम बात करने के बाद जो पर्सन की आवाज है वो वर्स हो जाती है, यानी कि और ज्यादा बुरी हो जाती है या खराब हो जाती है या नहीं, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट आपके पास आ जाता है प्री नेटल हिस्ट्री, यानी कि इसमें आपने उसकी पर्सन से प्रेगनेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो इसमें आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आया प्रेगनेंसी प्लान थी या नहीं, और उस टाइम पे जो मदर है उनकी एज क्या थी, यानी कि मैटरनल एज क्या थी, ठीक है, एंटीनेटल केयर उसको प्रोवाइड की जाती थी या नहीं। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि उस टाइम के दौरान माँ और बच्चे की जो सेहत है उसका ख्याल रखना और रेगुलर चेकअप्स वगैरह करना, ठीक है, तो ये चीज़ थी या नहीं थी, ठीक है। मैटरनल इलनेस, मदर को कोई बीमारी तो नहीं थी, हाइपरटेंशन तो नहीं था, डायबिटीज तो नहीं थी, कोई इन्फेक्शन, कोई मेडिसिन का यूज वो कर रही हूँ, स्मोक, अल्कोहल या किसी ड्रग के साथ उनका एक्सपोजर हो, ठीक है, कोई ट्रॉमा या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस, ये चीजें आपने पूछनी होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जब जो प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, उनकी वजह से जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। देन सिक्स कंपोनेंट है आपके पास बर्थ हिस्ट्री यानी पेरीनेटल हिस्ट्री। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है रिगार्डिंग गेस्टेशनल एज, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो उसकी कितने हफ्तों की थी, यानी कि प्रेगनेंसी की एज आपने पूछनी होती है इसमें, ठीक है। बर्थ वेट कितना था बच्चे का, नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर सिसेरियन था, ठीक है। बर्थ एफेक्सिया या एस्पेक्सिया, यानी कि जब पैदाइश के वक्त या उसके फौरन पहले बच्चे को लिमिटेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, उसको कहते हैं हम बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है। और फिर उसके बाद डिलेड क्राइंग अगर बच्चे की है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है, डिलेड क्राइंग तब जब बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले, तब तब जो है वो उसके लिए इफेक्ट पड़ सकता है, उसके अलावा डिलेड क्राइंग का इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, प्रोलॉन्ग लेबर हो, ठीक है, एनआईसीयू एडमिशन या ऑक्सीजन थेरेपी या न्यूनेटल जॉइंडेंस, यानी कि जब पैदाइश के बाद बच्चे को यरकान हो जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद है आपने उनसे सीजर्स जो होते हैं, जो बच्चे को कोई भी दौरा वगैरह आना इस तरह, ठीक है, सीजर्स उसको कहते हैं। देन सेवंथ पे आपने उनसे पोस्ट नेटल हिस्ट्री का पूछना होता है, ठीक है। इसमें आपने फीडिंग डिफिकल्टीज के बारे में, नियोनेटल कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ उसको, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं था, उसको कोई मेनिंजाइटिस हो, हेड इंजरी हो या हाई फीवर हो या क्रोनिक इलनेस हो, इन चीज़ों के बारे में आपने पूछना होता है, ठीक है। इसके बाद स्लाइड नंबर 13 पे आपका आता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपने असेस करना होता है ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ठीक है, ये दोनों चीजें असेस करनी होती हैं। ग्रॉस मोटर में आप उसका देखेंगे बच्चे का हेड कंट्रोल कैसा है, सिटिंग, उसकी क्रॉलिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग, ठीक है, यानी कि बैठना, क्रॉल करना, खड़े होना और चलना, ये सारी चीजें आपने उनके पेरेंट्स से हिस्ट्री ले लेनी है उसकी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने फाइन मोटर स्किल्स को देखना है, ठीक है, यानी कि चीज़ों तक पहुंचता है बच्चा या नहीं पहुंचने की कोशिश करता, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है या नहीं, ठीक है। उसका पिंसर ग्रास्प कैसा है, पिंसर ग्रास्प होता है जो आप अपने थंब को और अपने इंडेक्स फिंगर को यूज करके करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉइन गिरता है आपसे, ठीक है, तो उसको जब आप उठाएंगे तो अपनी दो उंगलियों का यूज करेंगे, एक आप अपने अंगूठे का यूज करेंगे और एक जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों की मदद से जब आप
कोई चीज उठाते हैं ना, उसको आप पेंसिल ग्रेस्प कहते हैं, ठीक है। स्क्रिबलिंग यानी कि कलर्स वगैरह, क्रेयॉन्स वगैरह से निशान लगाना या लकीरें बनाना, ये चीजें जो है, और ये बच्चों की ड्राइंग वगैरह की स्किल फिर बताते हैं, ठीक है। और सेल्फ रीडिंग, फाइन मोटर स्किल्स में आपने ये चीजें असेस कर लेनी है बस पर्सन की। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास स्लाइड नंबर 14 में स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आपने डॉक्यूमेंट करना है बच्चे की कोइंग को, ठीक है, उसकी बैबलिंग को। आपने उनसे पूछना है कि बच्चे ने फर्स्ट वर्ड कब बोला था, ठीक है, दो वर्ड कॉम्बिनेशन को यूज करता है या नहीं किया था उसने, ठीक है। सेंटेंस डेवलपमेंट उसकी कैसे हुई है, लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन कैसी है, और कमांड्स को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। जैसे वो आपको कहते हैं कि भाई मेरे बेटे ने जो है, ये मेरे बच्चे ने फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड 18 मंथ्स में प्रोड्यूस किया था, जब वो 18 मंथ्स का था तब उसने अपना फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इस तरह की कि आपने उनसे हिस्ट्री ले लेनी है। देन आपके पास आता है सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें आपने असेस करना है उसकी कि बच्चा जो है वो सोशल स्माइल करता है या नहीं, ठीक है, आई कांटेक्ट लोगों के साथ मेंटेन करता है या नहीं, उसकी जॉइंट अटेंशन कैसी है, उसका प्रिटेंड प्ले कैसा था, ठीक है, और कैसा है। एंड देन उसके बाद आपने उसकी पीयर इंटरेक्शन और इंडिपेंडेंस को भी असेस करना होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में। देन आ जाता है आपके पास मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री में आपने बच्चे की इंफॉर्मेशन लेनी होती है रिगार्डिंग कि बच्चे को कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं थी, ठीक है, कोई ईयर इन्फेक्शन हो, हेयरिंग लॉस हो, विजन की कोई प्रॉब्लम हो, देखने की कोई मसाइल हो, ठीक है, उसको किसी किस्म के सीजर्स आते हों, ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन तो नहीं है बच्चे को, ठीक है। करंट अभी मौजूदा टाइम में जो है बच्चा किसी किस्म की मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा, ठीक है, उसको कोई सर्जरीज तो नहीं हुई हुई, और हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स तो उसके नहीं हुए, ठीक है। इस तरीके की आपने मेडिकल हिस्ट्री ले लेनी है। देन आपने उसका स्लाइड नंबर 17 में हेयरिंग हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। अब इसमें आपने पूछना है क्या इसका हेयरिंग टेस्ट हुआ है, ठीक है, हेयरिंग हिस्ट्री में आपने ये पूछना है उससे क्वेश्चंस जो हैं। फिर आपने पूछना है कि न्यू बॉर्न की कोई हेयरिंग स्क्रीनिंग हुई हो, ठीक है, इसको हर वक्त कोई ईयर इन्फेक्शन तो नहीं होता रहता, ठीक है, कोई ईयर डिस्चार्ज हो उसका, ठीक है, कोई हेयरिंग एड्स यूज करता हो, ठीक है, हेयरिंग के लिए टूल्स जो यूज करते हैं, साउंड पे जो है बच्चा रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, जब कहीं से उसको आवाज आती है तो आया वो उस आवाज की तरफ टर्न करता है या नहीं, मुड़ता है या नहीं मुड़ता, ठीक है। ये चीजें आपने उसकी हेयरिंग हिस्ट्री ले लेनी है। देन आपके पास आ जाता है विजन हिस्ट्री, यानी कि देखना, ठीक है। उसकी आपने असेस करना है, इसका आई एग्जामिनेशन आपने करनी है, ठीक है, आंखों की एग्जामिनेशन, उसकी ग्लासेस देखना है कि बच्चा कोई ग्लासेस किसी किस्म की तो नहीं यूज कर रहा, ठीक है। पुअर विजुअल अटेंशन, यानी कि उसकी जो विजुअल अटेंशन है वो कैसी है, ठीक है। ये चीजें आपने कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्लाइड नंबर 19 में फैमिली हिस्ट्री। स्लाइड नंबर 19 में फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपने फैमिली के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है, कि फैमिली जो है या जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, मतलब कि जस्ट उस बच्चे के अपने पेरेंट्स के साथ वो रह रहा है, ठीक है, अपने बहन भाइयों अपनी फैमिली है उसकी, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो रह रहा है, ठीक है, ये आपने ले लेना है। देन आपने पूछना है कि फैमिली में इससे पहले किसी को किसी किस्म का कोई स्पीच डिसऑर्डर, कोई हेयरिंग लॉस, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्टैमरिंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज या किसी किस्म के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं थे, ठीक है, यानी कि फैमिली के बारे में आपने उसका डाटा ले लेना है, ठीक है, केस हिस्ट्री में। देन इसके बाद आपने लेना है एजुकेशनल हिस्ट्री बच्चे की, ठीक है, बच्चा जो है कौन सा स्कूल अटेंड करता है, बच्चे के ग्रेड्स क्या हैं, ठीक है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है क्लासरूम में या फिर ओवरऑल, ठीक है, रीडिंग स्किल्स उसकी कैसी हैं, उसका राइटिंग स्किल कैसी है, टीचर की क्या कंसर्न है बच्चे के बारे में, ठीक है। जैसे आप पीटीएम वगैरह पे जाते हैं तो आपको जो बच्चे के टीचर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो किस टाइप का है, या अपने ख्यालात बच्चे के बारे में आपको बता रहे होते हैं अक्सर, ठीक है। बच्चे का क्लासरूम में बिहेवियर कैसा है, कोई उसको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज तो नहीं दी जा रही, ठीक है, आपने सारी एजुकेशनल हिस्ट्री ले लेनी है। उसके बाद स्लाइड नंबर 21 में आपने कम्युनिकेशन हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, जिसमें आपने रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, स्पीच, प्रेगमेटिक स्किल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि
क्या बच्चा जो है वो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है रिसेप्टिव लैंग्वेज में, आपने उससे ये पूछना है, ठीक है। क्वेश्चंस जब आप उससे कर रहे हैं बच्चे के, तो वो आप किस तरीके के आंसर दे रहा है, ठीक है, आंसर दे पा रहा भी है या नहीं दे पा रहा, या जिस टाइप का आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको उस क्वेश्चन के रेलेवेंट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसी है, ठीक है, यानी कि अगर आप उसके सामने कोई चीज रख देते हैं तो उसको पता है, ये उसका नाम ले पा रहा है कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये रिसेप्टिव लैंग्वेज में आ जाएगा। इसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आपने उसको देखना है या असेस करना है उसकी वोकैबुलरी को, ठीक है, सेंटेंस की लेंथ को, कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल वो सेंटेंस को बोल सकता है, ठीक है, उसकी ग्रामर कैसी है बोलते वक्त और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है बोलते वक्त, ठीक है। देन इसमें आपके पास स्लाइड नंबर 22 में स्पीच आपने उसकी देखनी है, ठीक है, यानी कि जब वो बच्चा बोलता है, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, जब बच्चा बोलता है तो अगले बंदे को उसकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज आपने देखनी है। उसके आर्टिकुलेशन देखनी है और वॉइस क्वालिटी और फ्लुएंसी आपने उसका ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रैग्मेटिक स्किल्स में आपने क्या करना है, उस बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन कैसा है उसका, यानी कि सोशल स्किल्स उसकी, ठीक है, टर्न टेकिंग करता है या नहीं, बातचीत करता है या नहीं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जेस्चर्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, ठीक है, या हम जब किसी को बोल रहे होते हैं गुड, तो थम्स अप हम उसको दे रहे होते हैं, ठीक है, या जब हम स्टॉप करते हैं या हम उसको अगले बंदे को कीप क्वाइट होने का बोलते हैं तो हम अपने लिप्स पे फिंगर रख के उनको बोल रहे हैं, तो ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास फीडिंग एंड स्वेलविंग हिस्ट्री, ठीक है। आपने देखना है कि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करता था, यानी कि करता था या नहीं करता था, ठीक है, ये चीज बॉटल फीडिंग थी उसकी या ब्रेस्ट फीडिंग थी उसकी, खाने को चबाना किस तरीके से जो है वो खाने को चबाता था, वो अंदर निगलने का सिस्टम उसका कैसा था, सही से इजीली उसको निगल पा रहा था या नहीं, खाने के दौरान उसको कोई किस्म का कफ या चोकिंग तो नहीं हो रही थी, ठीक है, चोकिंग जैसे गला घोंपना होता है ना उस तरह का, ठीक है। और टेक्सचर प्रेफरेंस तो नहीं थे उसके खाने में, ठीक है, कि नखरे के मैंने ये पिकी ईटर जैसे होते हैं, या उनको सॉफ्ट फूड या हार्ड फूड या लिक्विड फूड, किस टाइप का फूड जो है वो उसको पसंद है, ठीक है। फूड का रिफ्यूजल, जब आप उसको खाना दे रहे हैं तो वो फूड का इनकार तो नहीं कर रहा है, खाना खाने में नखरे तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज आपने सारी हिस्ट्री ले लेनी है। देन उसके बाद आपने उनसे हिस्ट्री लेनी है बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। बिहेवियरल में आप उनसे देखेंगे कि उसका अटेंशन स्पैन कितना है चीजों के ऊपर, ठीक है, कितने टाइम तक वो एक चीज के ऊपर या एक एक्टिविटी के ऊपर एक्टिव रह सकता है, अटेंटिव रह सकता है, ठीक है। उसकी हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, इमोशनल रेगुलेशन, बार बार बिहेवियर्स को रिपीट तो नहीं करता, ठीक है, और सेंसरी एक्टिवेशन जो है वो भी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उनसे पूछी। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल में आपने उनसे पूछना है कि बच्चे को किसी किस्म की एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो, या काउंसलिंग हिस्ट्री जो है वो आपने उनसे पूछनी कि इससे पहले बच्चे को आया आपने कहीं पे काउंसलिंग वगैरह तो नहीं करवाई, ठीक है, ये चीज। देन उसके बाद स्लाइड नंबर 25 में आपने उनसे पूछना है या केस हिस्ट्री लेनी है आपने अबाउट सोशल और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ठीक है, यानी फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, सपोर्टिव है या नहीं है, प्राइमरी केयर गिवर जो है उसका बच्चे का वो कौन है, कैसा है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आपने उनसे पूछना है वो जो है मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, लोअर क्लास है, किस टाइप की जो फैमिली है उनकी है, ठीक है, ये स्टेटस होता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और फिर उसके बाद आपने घर में जो बोले जाने वाली जुबान है वो पूछनी है, आया घर में एक जुबानें बोली जा रही है, दो जुबानें बोली जा रही हैं, ठीक है, कितनी जुबानें बोली जा रही हैं, ठीक है, वो चीज आपने उनसे पूछ लेनी है। और बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, ठीक है, और कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज, बच्चे को जो है घर में बात करने के मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बच्चे के साथ बातचीत का टाइम कितना है, ये कौन करता है, ये कैसे करता है, ठीक है। और जो है अपने दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ कैसे उसका इंटरेक्शन है, वो चीजें आपने सोशल एनवायरमेंटल हिस्ट्री में पूछनी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके पास प्रीवियस असेसमेंट एंड थेरेपी, यानी कि इसमें आपने क्लाइंट से या केयर गिवर से पूछना होता है कि इससे पहले केयर गिवर से, ठीक है, इससे पहले बच्चे का कोई एसएलपी एवेल्युएशन हुआ है, ठीक है, और क्या थेरेपी आपने जो है वो यानी कि क्या क्या थेरेपीज अप्लाई हुई है बच्चे पे, ये क्वेश्चन आपने उनसे करना है, ठीक है। थेरेपी का ड्यूरेशन क्या था, थेरेपी की वजह से बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, ये पूछना है आपने उनसे। देन आपने उनसे पूछना है कि घर के लिए उसके बाद आपको क्या क्या होम प्रोग्राम दिए गए थे करने के लिए, ठीक है। प्रीवियस असेसमेंट और थेरेपी, यानी कि इस यहाँ आने से पहले बच्चे को क्या क्या असेसमेंट या क्या क्या थेरेपीज करवाई गई हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपने ले लेनी है। देन उसके बाद आपने पूछना है
क्लाइंट या केयर गिवर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है? उसमें आपने उनसे क्वेश्चंस करने हैं कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो थेरेपी है वो क्या आपके लिए हासिल होगा उससे, या थेरेपी से आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपको क्या चीज़ ज़्यादा कंसर्न करती है, या आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो आप रियलिस्टिक और फैमिली सेंटर्ड थेरेपी गोल्स को एस्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प करती है ये, ठीक है? देन आपने क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केस हिस्ट्री, ठीक है? यानी कि आपने जब आप केस हिस्ट्री ले रहे होंगे उस टाइम पे आपने क्या-क्या चीज़ें क्लाइंट में या केयर गिवर जो है, सॉरी, क्लाइंट में ही, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। आपने उसका आई कॉन्टैक्ट देखना है, अटेंशन, प्ले स्किल्स, उसका बिहेवियर, उसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, ठीक है? वॉइस की क्वालिटी, उसकी फ्लुएंसी, ठीक है? यानी कि बोलते हुए कोई वो अड़ता तो नहीं है कहीं पे, बिल्कुल फ्लो में एक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ठीक है? उसका सोशल इंटरेक्शन, उसके मोटर मूवमेंट्स, हियरिंग रिस्पॉन्सेस और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? यानी कि जो एक वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप अल्फाज के ज़रिए कर रहे होते हैं, और बाकी जो होती है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? जो आप जेस्चर्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है? देन आपके पास स्लाइड नंबर 29 है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन टिप्स दिए गए हैं, ठीक है? इसमें आपने इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है? जब भी अप्रोप्रिएट हो तो आप कोशिश किया करें कि आप केयर गिवर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है? आप असम्पशंस को अवॉइड करें, अनक्लियर रिस्पॉन्सेज को क्लैरिफाई करें, ठीक है? डेट्स को एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट में आपकी होनी चाहिए, और जब भी पॉसिबल हो तो रिकॉर्ड्स को जो है यूज़ करते हुए आपने इनकंसिस्टेंसीज को भी वेरीफाई करना है, ठीक है? देन इसके बाद आपके पास स्लाइड नंबर 30 पे है केस हिस्ट्री की जो है इम्पोर्टेंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए थे, अभी इसकी एक दफ़ा फिर इम्पोर्टेंस के थ्रू पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? कि एक जो कम्प्रिहेंसिव केस हिस्ट्री है वो असेसमेंट के लिए फाउंडेशन बनाती है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है? और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट इसका है कि असेसमेंट टूल्स की सिलेक्शन में आपको गाइड करता है, ठीक है? और नेक्स्ट आपने जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है, ठीक है? इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग को फैसिलिटेट करती है, ठीक है, केस हिस्ट्री, और मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन प्रमोट करती है, यानी कि आप एक बच्चे के थ्रू अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी काम कर सकते हैं या कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसको ये प्रमोट करती है, और थेरेपी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए बेसलाइन प्रोवाइड करती है आपकी, ठीक है? तो ये आपका यहाँ तक केस हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक शुरू हो रहा है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अच्छा, ऑब्जर्वेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल असेसमेंट टेक्निक है जो एसएलपी यूज़ करता है, ठीक है? इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सिस्टमेटिकली देखना, सुनना और रिकॉर्ड करना क्लाइंट के नेचुरल या स्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स में उसको, ठीक है? और उसमें ही उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसके बिहेवियर हैं और उसके इंटरेक्शंस हैं, इन सब को वो सिस्टमेटिकली ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, सुन रहा होता है और उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन तब ही शुरू हो जाती है जबकि आपका क्लाइंट आपके क्लिनिक में इंटर हो जाता है आपके पास, ठीक है? और कब तक जारी रहती है, जब तक क्लाइंट का यानी कि थ्रू आउट असेसमेंट और थेरेपी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन क्लिनिशियन को अलाउ करती है कि वो क्लाइंट को एवेलुएट करे कि वो कैसे या फंक्शंस जो है वो करता है, ठीक है? यानी कि अपनी डेली लाइफ में या अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनमें किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, ये एवेलुएट करना अलाउ करता है क्लिनिशियन को ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो और ये आपको वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है जो शायद अकेले स्टैंडर्डाइज असेसमेंट के थ्रू भी आपको ज़ाहिर ना हो सके, ठीक है? और क्लाइंट के स्ट्रेंथ्स, उसके डिफ़िकल्टीज़ और फंक्शनल कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हेल्प करती है, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्लिनिशियन की एबिलिटी को कहते हैं जिसमें वो क्लाइंट को केयरफुली देखता है, सुनता है, उसको इंटरप्रेट करता है और असेसमेंट और थेरेपी के दौरान जो है क्लाइंट की जो स्पीच है, उसकी लैंग्वेज को, उसकी वॉइस को, फ्लुएंसी को, स्वेलविंग को, उसके बिहेवियर को और सोशल इंटरेक्शन को ऑब्जेक्टिवली डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है? इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी ऑब्जर्वेशन की? ऑब्जर्वेशन एसएलपी की हेल्प करता है कि वो क्लाइंट की नेचुरल कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करे, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे, ठीक है? डेली एक्टिविटीज़ में उसके
फंक्शनल कम्युनिकेशन को असेस करें। और ड्यूरिंग केस जब हिस्ट्री जो आपको डाटा मिला है या आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको कंफर्म करता है आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अप्रोप्रिएट असेसमेंट प्रोसीजर्स को प्लान करने में आपकी हेल्प करता है। और इंडिविजुअलाइज थेरेपी गोल्स को डेवलप करने में आपको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और प्रोग्रेस को जो है थ्रू आउट इंटरवेंशन मॉनिटर करने में भी ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। देन स्लाइड नंबर 6 में आपके पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक जो आपकी इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसको लाजमी जो है होना चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं उसकी, वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रादर देन कि वो अजम्पशन के ऊपर बेस कर रहा हो या आपकी पर्सनल फीलिंग्स, आपके पर्सनल थाट्स, आपके पर्सनल ओपिनियंस उसमें शामिल ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपकी जो ऑब्जर्वेशन है होनी चाहिए, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट होनी चाहिए और डिटेल्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल और स्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स में कंडक्ट होनी चाहिए। ये जो है आपके पास ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं, ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और पूरे एवेल्युएशन के दौरान जो है आपकी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और आपको इसका जो डाटा आपको प्रोवाइड होगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है और एथिकली डॉक्यूमेंट करना है आपने, ठीक है। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं आपने उसको ऑब्जर्व करना है, वो चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं करनी या वो चीज़ आपने नहीं लिखनी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें सबसे पहले है आपके पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में जो क्लिनिशियन है वो क्लाइंट को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करता है विदाउट इंटरफेयरिंग, यानी कि खुद मुदाखलत किए बगैर या उधर जाए बगैर, इंटर हुए बगैर उसके काम करते वक्त, ठीक है। कोई मुदाखलत नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। जब भी वो क्लाइंट अपना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किसी के साथ बात कर रहा है या खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके दौरान आपने उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें आपने फॉर एग्जांपल वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा है, ठीक है, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्लासरूम के ऑब्जर्वेशन आप उसकी करें, आप उसको ड्यूरिंग फ्री प्ले उसको कन्वर्सेशन जब वो कर रहा है, ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व करें। और मील टाइम इंटरेक्शन के टाइम पे आपने उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है वो, ठीक है, क्लाइंट की। और बच्चा जो है वो अपने नेचुरल वे में बिहेव कर रहा होता है, ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जो है प्रैग्मेटिक्स को असेस करने के लिए और प्ले को असेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास सेकंड टाइप ऑब्जर्वेशन की, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, जो क्लिनिशियन होता है वो खुद कोई सिचुएशन क्रिएट कर लेता है और उसमें वो उस क्लाइंट को स्पेसिफिक सिचुएशंस या बिहेवियर्स, उसके जो स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं उसमें वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। यानी क्लिनिशियन जो है वो क्लाइंट के स्पेसिफिक बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करता है उस सिचुएशन में जो वो उसने खुद क्रिएट की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो बच्चे को कह रहे हैं कि भाई पिक्चर्स को नेम करो, ठीक है, उसको आप ये पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरीके से जो है उनके नेम ले रहा है, ठीक है। और वर्बल कमांड्स दे के आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टोरी आप उसको कोई सुनाएं और फिर आप उसको बोलें कि अब यही स्टोरी आप मुझे रिपीट बताएं, ठीक है। तो स्टोरी रीटेलिंग के टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज़ के दौरान भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा क्या होता है कि परफॉर्मेंस को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है इसमें आपके लिए, ठीक है। और आपका फोकस स्पेसिफिक चीज़ों पे होता है, यानी कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपका फोकस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं वो एरियाज़ जो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आपने क्लाइंट के कौन कौन से एरियाज़ ऑब्जर्व करने होते हैं, एक जनरल अपीयरेंस, अलर्टनेस, अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, हेयरिंग बिहेवियर्स, स्पीच, लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, उसका प्ले, उसका बिहेवियर, कॉग्निशन, मोटर स्किल्स, फीडिंग और स्वेलविंग, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। जनरल अपीयरेंस में आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि उसकी जो अपीयरेंस है वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसकी एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। उसकी हाइजीन और ग्रूमिंग आपने ऑब्जर्व करनी है, उसके कपड़े किस तरीके के पहने हुए हैं, उसका पोस्चर कैसा है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है किसी किस्म की उसमें, ठीक है, कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, और मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर ऑब्जर्व करनी होती हैं, ठीक है। इससे इसका फ़ायदा
क्या होता है कि आपको ऐसे क्लूज़ दे सकता है मेडिकल या डेवलपमेंटल कंडीशंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर अलर्टनेस, ठीक है। इसमें आपने ऑब्ज़र्व करना है कि आया आपका क्लाइंट जो है वो अलर्ट था या नहीं था, ठीक है। ड्राउज़ी तो फ़ील नहीं कर रहा था या स्लीपी या फिर कंफ्यूज्ड या रिस्पॉन्सिव था या नहीं, ठीक है। यानी कि जब आप उससे कोई क्वेश्चन कर रहे थे या कोई बात कर रहे थे तो उस टाइम पे जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा था, अलर्टनेस था या नहीं था उसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक बच्चा आता है, ठीक है, और आप उसको असेसमेंट के दौरान कोई असेसमेंट आप उससे करवा रहे हैं और वो थ्रू आउट द असेसमेंट अगर बिल्कुल स्लीपी बिहेवियर है उसका, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे उसको नींद आई हुई है, तो उससे क्या होगा कि आप उसकी ट्रू लैंग्वेज एबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो उसकी ट्रू लैंग्वेज एबिलिटीज़ है वो जाहिर नहीं हो सकेंगी उसकी वजह से, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है आपके पास इसमें अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अब इसमें आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, क्लाइंट का जो है वो चीज़ों के ऊपर फोकस, ठीक है, उसकी फोकस करने की एबिलिटी आपने ऑब्जर्व करनी है, उसका जो अटेंशन का ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक आपका जो क्लाइंट है वो अटेंटिव रह सकता है, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, आधे घंटे तक, कितना टाइम रह सकता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि कब कब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कितने टाइम बाद डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। देन इंस्ट्रक्शंस जब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस के दौरान उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स है, ठीक है। और टास्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ें आपने इसमें ऑब्जर्व करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब चाइल्ड जो है बच्चा जो है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और एक्टिविटी जैसे ही उसे स्टार्ट की है तो जस्ट 1 मिनट के लिए वो अपनी एक्टिविटी के ऊपर अटेंटिव रहा एंड 1 मिनट के बाद जो है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि जो है डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गई है उसकी। देन फोर्थ में आपने उसका आई कांटेक्ट देखना है, ठीक है। आई कांटेक्ट जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि आई कांटेक्ट की फ्रिक्वेंसी क्या है, इनिशिएशन आई कांटेक्ट का, ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन का कितने टाइम तक वो कर रहा है, और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो है उस क्लाइंट का आई कांटेक्ट कैसा है, ठीक है। तो इससे इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जितना पुअर आई कांटेक्ट होगा उतना ये एसोसिएट किया जाएगा कि बच्चा जो है को ऑटिज़म हो सकता है, ठीक है, एंजाइटी की वजह से ये हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर उसका जो ये पुअर आई कांटेक्ट है वो सोशल कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ पे आपने उसके हेयरिंग बिहेवियर्स को, स्लाइड नंबर 15 पे हैं हम, ठीक है। इसमें जो है आपने उसकी हेयरिंग बिहेवियर्स को देखना होता है, ठीक है। तो इसमें आपने ऑब्जर्व करना है कि आया जो क्लाइंट है वो अपने नेम के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। साउंड्स के ऊपर वो टर्न कर रहा है या नहीं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। इनकन्सिस्टेंटली तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और बार बार चीज़ों को दोहराने के लिए तो नहीं बोल रहा आपको, ठीक है, यानी कि रिपीटेशन का तो नहीं कह रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चा जो है वो बार-बार अगर आपको कह रहा है, या जब बच्चा जो है वो तब रिस्पॉन्ड करता है जब उसको वर्बल विजुअल क्यूज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सजेस्ट करेगा कि बच्चे को पॉसिबल हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, तो इस वजह से जो बच्चा है वो विजुअल क्यूज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। देन 6 नंबर पे आपने उसकी स्पीच ऑब्जर्वेशन करनी है, स्लाइड नंबर 16 पे, ठीक है। इसमें आपने उसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी को ऑब्जर्व करना है, यानी कि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। आपने उसकी आर्टिकुलेशन को देखना है। आर्टिकुलेशन में आपने उसका असेस करना है सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वर्ड को रिप्लेस कर देना, ठीक है। वो रैबिट की जगह वेबिट बोल रहा है, या कैट की जगह टैट बोल रहा है, तो यहाँ पे वो आर को डब्ल्यू से रिप्लेस कर रहा है और सी को टी से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है ओमिशन, यानी कि कोई ना कोई वर्ड जो है वर्ड को निकाल देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बच्चा जो है वो बकरी की जगह बरी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वर्ड लव्स काफ को जो है निकाल दिया उसमें से, या डिस्टॉर्शंस यानी कि जो है गलत वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है, या एडिशन की ना कोई वर्ड जो है ऐड कर देता है उसमें, ठीक है, उसको एडिशन बोलते हैं। देन उसके बाद आपने उसकी स्पीच ऑब्जर्वेशन में दूसरी चीज़ इंटेलिजिबिलिटी उसकी ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। यानी वो जब वो बोलता है तो उसको आपको उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं, क्लियर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है।
कोई उसकी जो लैंग्वेज है वो पार्शियली अंडरस्टैंडेबल तो नहीं है, ठीक है, यानी आधी समझ आ रही हो, आधी समझ ना आ रही हो, या बिल्कुल जो है वो डिफ़िकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। देन उसकी आपने थर्ड चीज़ स्पीच ऑब्जर्वेशन में ऑब्ज़र्व करनी है वॉइस, ठीक है, जिसमें उसकी आप पिच को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसकी लाउडनेस को, उसकी क्वालिटी को, और उसकी जो आवाज़ की रेजोनेंस है उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। फिर इसमें आपने उसकी फ्लुएंसी को ऑब्ज़र्व करना है, यानी कि जब वो बोल रहा है तो वो एक फ़्लो में बोल रहा है या रिपीटिशन उसमें बार-बार वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, ब्लॉक हो रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा किसी लफ्ज़ को खींच के या लंबा करके तो नहीं बोल रहा, प्रोलॉन्गेशंस, ठीक है, या उसके सेकेंडरी बिहेवियर्स तो नहीं है उसमें। देन स्लाइड नंबर 17 पे आपने उसका लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन करना है, जिसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आपने रिसेप्टिव लैंग्वेज में देखना है कि आया जो आपका क्लाइंट है वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जब आप उससे बात करते हैं, आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो किस हद तक आपको उसका आंसर दे रहा है, ठीक है, या उस क्वेश्चन की समझ उसको आई है या नहीं आई है, ठीक है, और डायरेक्शंस को वो फॉलो कर पा रहा है या नहीं, ऑब्जेक्ट्स को पहचान पा रहा है या नहीं, और जो उसकी वोकैबलरी है उसको समझ सकता है या नहीं समझ सकता है किसी की भी वोकैबलरी को, ठीक है। देन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आपने उसकी वोकैबलरी को देखना है कि आप उसकी वोकैबलरी कैसे निकल रही है, ठीक है, सेंटेंस की लेंथ उसकी कैसी है, ग्रामर जो यूज़ कर रहा है वो अपने सेंटेंसेस में वो किस तरीके के यूज़ कर रहा है, उसका वर्ड रिट्रीवल कैसा है, यानी कि वर्ड रिट्रीवल का मतलब होता है वर्ड फाइंडिंग, ठीक है। ये जब आप कोई लफ्ज़ कोई कुछ बोल रहे होते हैं तो अपने दिमाग से उस लफ्ज़ को सोच के और फिर आप बोलते हैं, ठीक है, तो ये वर्ड रिट्रीवल होता है। और उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स कैसी हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, ठीक है। देन स्लाइड नंबर 18 में आपने उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स, ठीक है, इशारे, चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करना है या चीज़ों की तरफ इशारा करना, ठीक है, उसकी आँखों का जो गेज़ है, ठीक है, नज़र है वो कैसी है, ठीक है, हेड नोडिंग यानी कि जब सर हिलाना उसका किस तरीके का है, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसकी ऑब्जर्व करनी है। फॉर एग्जांपल बच्चा है वो बैठा हुआ है कहीं पे और वो अपने बैठे-बैठे उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है या कोई भी टॉय उसको नज़र आ जाता है, तो वो उस टॉय को की तरफ पॉइंट आउट करता है और साथ अपने केयर गिवर को भी देख रहा होता है, तो उसके थ्रू वो उसको बता रहा है कि उसको वो टॉय चाहिए, ठीक है, या उसका इंटरेस्ट आ रहा है उस टॉय में, ठीक है। देन स्लाइड नंबर 19 पे है आपका सोशल इंटरेक्शन। अब इसमें आपने इंटरेक्शन होता है आपका जो बच्चे का जो है पेरेंट्स के साथ, क्लिनिशियन के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, बहन भाइयों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, यानी कि अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ठीक है। और इसमें आपने जब उनका ये इंटरेक्शन होगा उसको ऑब्ज़र्व करते हुए आपने साथ क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है या क्या चीज़ असेस करनी है कि टर्न टेकिंग को, इनिशिएशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी जॉइंट अटेंशन कैसी है और चीज़ों को शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी शेयरिंग कैसी है, ठीक है, ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। देन आपने प्ले स्किल्स को ऑब्जर्व करना है और इसमें आपने सेंसरी मोटर प्ले, फंक्शनल प्ले, सिम्बॉलिक प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, ये 4 प्ले आपने इसमें ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक है। जिसमें सेंसरी मोटर प्ले में आपने देखना है कि बच्चा जो है जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माउथ के ज़रिए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ उनको मिलती है वो उसको मुँह में डाल देते हैं, वो इसलिए कि वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपने देखना है उसकी माउथिंग कैसी है, शेकिंग, चीज़ों को शेक करना कैसा है उसका, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चे जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट जिनकी होती है वो रैटल्स वगैरह को कुछ टाइम बाद खुद शेक करते हैं ताकि उसकी आवाज़ वो सुने, ठीक है, और चीज़ों को एक्सप्लोर करना कैसा है उनका, ठीक है। तो सेंसरी मोटर प्ले में आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लेनी है। देन फंक्शनल प्ले में आपने देखना है, अब ये ना एज वाइज आपके आ रहे हैं, ठीक है। जो सेंसरी मोटर प्ले वाला होगा वो बच्चा जो है मंथ्स वाला है, ठीक है, जो जिसकी 9 मंथ्स 10 मंथ्स इस तरह की एज होगी, उस तक की एज है, ठीक है। अब फंक्शनल प्ले जो है बच्चा इस हद तक आ गया कि वो खुद चीज़ों को पकड़ के तो रोल कर रहा है या इस तरह, ठीक है, जैसे कार रोल करना और डॉल को फीड करना, ठीक है। और फिर उसके बाद सिम्बॉलिक प्ले आ गया है, तो सिम्बॉलिक प्ले में अब उसकी एज थोड़ी और बड़ी हो गई है, ठीक है, 3 ईयर्स का इस तरह हो जाएगा। हाउस खेलना, ठीक है, या फिर प्रिटेंड करना कि मैं जो है वो खाना बना रही हूँ या खाना बना रहा हूँ, ठीक है,
देन उसके बाद आता है कोऑपरेटिव प्ले। अब इसमें टॉयज़ वगैरह शेयर करना, 5 ईयर्स तक की एज आ जाती है इसमें, टर्न्स लेना और ग्रुप गेम्स खेलना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन स्लाइड नंबर 21 में है आपके पास बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। अब इसमें आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे का कोऑपरेशन कैसा है, कंप्लायंस कैसा है, इमोशनल रेगुलेशन कैसी है, उसकी हाइपर एक्टिविटी कैसी है, हाइपर एक्टिव तो नहीं है बच्चा, ठीक है, उसका एग्रेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, यानी कि जब कोई एक्टिविटी वगैरह कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो उसके दौरान एकदम से फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाता बच्चा, और अपना फ्रस्ट्रेशन का जो टॉलरेंस है उसको बर्दाश्त करना वो कैसा है उसका, ठीक है, उस रिपीटेटिव बिहेवियर्स तो नहीं है बच्चे में कोई, या सेंसरी रिस्पॉन्सेज उसके कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व कर लेनी है उसकी। देन स्लाइड नंबर 22 में आपने कोग्निटिव स्किल्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या असेस करना है, बच्चे का जो कोग्निशन है वो मतलब होता है थिंकिंग, उसकी एबिलिटी, उसकी मेमोरी, उसके ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है, अटेंशन वगैरह। तो इसमें आपने उसकी अटेंशन को असेस करना होता है, मेमोरी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मैंने आपको बताया था कि जैसे बच्चे जो होते हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ तक के बच्चे जो होते हैं वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि जब मैं रोऊंगा तो मेरा जो केयर गिवर है वो मेरे पास आएगा, ठीक है। तो उसका रोना है वो उसका कॉज है, और जो उसका इफेक्ट है वो क्या है, केयर गिवर की अटेंशन है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है, और सीक्वेंसिंग और उसकी जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ें कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली किसी पजल को सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो अच्छी डेवलप हुई हुई हैं और अच्छा है बच्चा, ठीक है। देन उसके बाद स्लाइड नंबर 23 है जिसमें हम उसकी मोटर स्किल्स को ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे, ठीक है, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं। अच्छा, इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपने उसकी चलने को, उसके भागने को, उसके बैलेंस को और उसके कोऑर्डिनेशन को आपने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। जबकि फाइन मोटर स्किल्स में आपने उसकी पेंसिल ग्रास्प को, ठीक है, किस तरीके से वो पेंसिल को पकड़ रहा है, ब्लॉक्स को कैसे बना रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, और शर्ट को कैसे बटन अप कर रहा है, ये चीज़ों को कैसे बटन अप कर रहा है, और सेल्फ फीडिंग कैसी है उसकी, ये चीज़ें आपने मोटर स्किल्स में उसकी ऑब्जर्व करनी है। देन स्लाइड नंबर 24 पे आपने उसकी फीडिंग और स्वेलविंग ऑब्जर्वेशन करनी है, यानी कि उसका लिप क्लोजर कैसा है, ठीक है, होंठों को पूरे तरीके से बंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, टंग मूवमेंट उसका कैसा है, खाना चबाना, उसका खाने को निकलना, कफ करना, चोकिंग और ड्रोलिंग यानी कि राल निकलना, ठीक है, या फूड एक्सेप्टेंस, खाने को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, जो खाना आप उसको दे रहे हैं वो खा रहा है या नहीं खा रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद स्लाइड नंबर 25 में आपने पेरेंट इंटरव्यू के दौरान ऑब्जर्वेशन जो करनी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पहले क्या करना है, चाहे बच्चे को ऑब्जर्व करना है, इसमें प्ले, उसका आई कॉन्टैक्ट, उसके कम्युनिकेशन अटेम्प्ट, एक्टिविटी लेवल और अटेंशन, इन चीज़ों को आपने बच्चे के ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। और पेरेंट का आपने क्या ऑब्जर्व करना है पेरेंट इंटरव्यू के दौरान, पेरेंट का कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक है, पेरेंट जो है वो बोलता किस तरीके से है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, उसकी जो इंटरेक्शन क्वालिटी है, ठीक है, वो उसकी रीइंफोर्समेंट, और पेरेंट की जो है वो आपसे या थेरेपी के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में अभी आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन के दौरान करनी होती हैं। आपने बच्चे का जनरल अपीयरेंस देखना है, अलर्टनेस, उसकी हेयरिंग रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट, उसका स्पीच, उसकी वॉइस, फ्लुएंसी, लैंग्वेज, प्रेगमेटिक्स यानी सोशल, ठीक है, प्ले, उसका बिहेवियर, उसका मोटर स्किल्स और फीडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने उसकी ऑब्जर्व करनी है। देन इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, या ऑब्जर्वेशन की डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे करनी है। तो एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है वो लाजमी आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, और इसके साथ साथ मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट को अपने ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसको ऑब्जर्वेशन के बाद आपने बोला कि जो बच्चा है वो उसने अपना आई कॉन्टैक्ट में अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 सेकंड तक मेंटेन रखा आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, और जो है उसको ओकेजनल रिपीटिशन के साथ उसको वन स्टेप वर्बल कमांड की जो है वो ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, यानी कि आपने उसको वर्बली बोलते थे कि भाई देखो या इधर आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ठीक है, तो उसके थ्रू बार बार आप उसको वो बोलते थे, रिपीटिशन की ज़रूरत होती थी, उसको बार बार बोलना पड़ता था कि आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ठीक है। और जो उसने खुद से जो मेंटेन किया हुआ था आई कांटेक्ट, वो उसका कितना था 5 to 7 सेकेंड उसका जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन था, ठीक है। इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन के बाद डाटा लिखते होते हैं। देन आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, अच्छा आपने ये चीज़ नहीं लिखनी अपनी डॉक्यूमेंटेशंस में कि बच्चा जो है वो अनइंटरेस्टेड था। इंस्टेड इसकी जगह आपने ये लिखना होता है कि जो बच्चा है वो बार-बार इधर-उधर देखना शुरू कर देता था और उसको के लिए रिपीटेड जो है या बार-बार उसको वर्बल प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाते थे ताकि जो है वो उस एक्टिविटी को अटेंड करे। ठीक है, इस तरीके का आपने डाटा लिखना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने कहा कि मैंने 10 मिनट बच्चे को एक्टिविटी करवाई है और इस 10 मिनट के दौरान बच्चे ने जो है 5 दफ़ा अपनी एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, फिर मैं उसको आके बोलती थी, वर्बल प्रॉम्प्ट उसको चाहिए होता था एंड देन उसके बाद वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी को करता था एंड उसने 10 मिनट्स की एक्टिविटी को इस वजह से 15 मिनट्स के टाइम में कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ लिखनी होती है। देन इसके बाद आपके पास स्लाइड नंबर 28 पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन आ जाता है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करने से आपको जो हेल्प होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है, वो क्या क्या होती है। आप स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, बच्चे का हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उसके वॉइस डिसऑर्डर्स, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, फीडिंग और स्वेलिंग डिसऑर्डर और उसके बाद जो है वो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को भी आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है वो है रेपो बिल्डिंग, यानी कि रेपो बिल्डिंग भी इसको आप कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रस्ट। तो रेपो बिल्डिंग या रेपर्ड बिल्डिंग जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेवलप कर रहे होते हैं ट्रस्ट, रिस्पेक्टफुल और कंफर्टेबल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एक क्लाइंट के, उसके केयर गिवर के और एसएलपी के दरमियान। ठीक है, यानी कि आपके, अगर आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, आपके दरमियान, आपके क्लाइंट के दरमियान और आपके फैमिली मेम्बर के दरमियान एक रेपो बिल्ट होनी चाहिए, एक कंफर्टेबल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है, जो बिल्ट हो रहा होता है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो बिल्ट हो रही होती है, उसको आप रेपो बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी असेसमेंट या थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जब तक आपका आपके क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, उसका आप पे यकीन नहीं होगा, तब तक आप जो है उसको उस तरीके से उसकी जो थेरेपी होगी वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी जिस तरह की एक ट्रस्ट के साथ उसकी थेरेपी इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव रेपर्ट जो है वो आपको क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को सेफ़ फील करने में हेल्प करता है, उसको फील होता है कि वो उसको समझा जा रहा है और वो इसकी बेस पे फिर वो अब पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है, और इस वजह से जो है वो आपके जो असेसमेंट के रिज़ल्ट हैं वो एक्यूरेट हो सकते हैं और ज़्यादा और मोर इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन हो सकती है आपकी। ठीक है, तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में जो आपका क्लाइंट है वो कोई इन्फेंट भी हो सकता है, बच्चा, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है, अडल्ट्स भी हो सकते हैं और ओल्डर अडल्ट्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी जिनको कोई जो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है, स्वेलविंग प्रॉब्लम हो सकता है, वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लुएंसी का हो सकता है या कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एज का पर्सन आपके पास आ सकता है, उनको डिफरेंट काइंड के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हर क्लाइंट जो है वो उसकी नीड्स यूनिक हैं, उसके इमोशंस यूनिक हैं और उसके एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं, तो इस वजह से जो रैपिड बिल्डिंग है वो भी इंडिविजुअलाइज होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस के थ्रू पता लग जाता है कि आपने किस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करनी है, किस एज के पर्सन के साथ किस बेस पे आपने उसके साथ रेपो बिल्ड करनी है। ठीक है, तो रेपर्ड बिल्डिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, ठीक है, इस्टेब्लिश करना होता है, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और उसके क्लिनिशियन के दरमियान में, ताकि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है असेसमेंट और थेरेपी के लिए क्रिएट हो सके। ठीक है, देन स्लाइड नंबर 4 में आपके पास आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ रैपिड बिल्डिंग। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि इससे आप एक सेफ़ और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट की जो फियर, एंजाइटी या रेजिस्टेंस है, ठीक है, थेरेपी को ना लेने के लिए, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप उसको ड्यूरिंग असेसमेंट और थेरेपी कोऑपरेशन के लिए इनकरेज कर सकते हैं। आप
असेसमेंट रिजल्ट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो क्लाइंट, उसकी फैमिली और उसके क्लिनिशियन के दरमियान में जो ट्रस्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं, और थेरेपी आउटकम को, लॉन्ग टर्म कंप्लायंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है क्लिनिशियन और केयर गिवर के दरमियान उसको भी इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, देन स्लाइड नंबर 5 पे आपके पास गोल्स आ जाते हैं रैपिड बिल्डिंग के। तो जो रैपिड बिल्डिंग के प्राइमरी गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्लाइंट को वेलकम्ड और रिस्पेक्टेड फील करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका क्लिनिकल इन्वायरमेंट के रिलेटेड एंजाइटी है या फियर है, आप उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रैपिड बिल्डिंग के थ्रू, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन को इंकरेज करते हैं, यानी कि खुद से बोलना। ठीक है, खुद ब खुद क्लाइंट जो है वो बोले, कम्युनिकेशन करे, उसको आप इंकरेज कर रहे होते हैं। क्लाइंट की जो पर्सनैलिटी है और उसके इंटरेस्ट को आप अंडरस्टैंड करते हैं। एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ रैपिड बिल्डिंग के थ्रू। ठीक है, और इफेक्टिव असेसमेंट और इंटरवेंशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, देन आपके पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव रैपिड बिल्डिंग। अच्छा, एक अच्छा जो रैपिड है वो लाजमी होना चाहिए रिस्पेक्टफुल। ठीक है, एम्पैथेटिक, यानी आपको आपके क्लाइंट के साथ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, आपको अपने क्लाइंट के साथ एम्पैथेटिक फील करना चाहिए। ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी की जो कंडीशन है उसके ऊपर तरस खाना। ठीक है, और जबकि एम्पैथी का मतलब होता है किसी की तकलीफ को समझना और उस अपने आप को उसकी जगह पर रखना। ठीक है, तो आपने क्लाइंट के ऊपर अफसोस नहीं करना, बल्कि आपने उसको समझना है और उसकी जगह आपने खुद को रखना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जैसे अगर आपको कोई क्लाइंट स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, और इतनी दुखी है कि आप जो है वो उसके साथ रोना शुरू कर दे, तो वो बेचारा और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि आप उसके ऊपर अफसोस करें, आप उसको कहें हाँ वाकई तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, आपने उसको समझना है और उसकी जो कंडीशन है उसके लिए उसको आपने हेल्प प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका जो प्रिंसिपल है इफेक्टिव रैपिड बिल्डिंग का, वो ये है कि पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि पेशेंट के इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। जो पेशेंट करना चाहता है वो आपने करना चाहिए। ठीक है, और उसके जो प्रॉब्लम है उससे रेलेवेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, और नॉन जजमेंटल होना चाहिए, यानी कि अपनी ओपिनियंस वगैरह आपकी शामिल नहीं होनी चाहिए उसमें। कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपके पास स्लाइड नंबर 8 में व्हेन डज रैपिड बिल्डिंग बिगिन। ठीक है, कि रैपिड बिल्डिंग कब शुरू होती है, तो ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो रैपिड बिल्डिंग है वो तब से शुरू हो जाती है जब आपका क्लाइंट जो है वो आपके क्लिनिक में इंटर हो जाता है। ठीक है, तो कब? जैसे ग्रीटिंग के दौरान जब आप अपने क्लाइंट को, फॉर एग्जाम्पल वो इंटर हुआ है और आप उसको सलाम कर रहे हैं और उसको अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, उस टाइम पे आपका आ जाता है। ठीक है, और कैजुअल जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही होती है उसके दौरान आपकी रैपिड बिल्डिंग हो रही होती है, ऑब्जर्वेशन के दौरान हो रही होती है, असेसमेंट के पूरे असेसमेंट के प्रोसेस के दौरान हो रही होती है, और इवन के जो हर थेरेपी सेशन है उसमें भी आपकी अपने क्लाइंट के साथ रैपिड बिल्डिंग हो रही होती है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं आपके पास स्टेप्स रैपिड बिल्डिंग में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास स्टेप प्रिपेयर द एनवायरनमेंट, यानी फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें आपका एक क्लिनिक है। ठीक है, और उसमें जो है आपने आपकी चेयर्स फटी पुरानी है, आपका जो वॉल्स का प्लास्टर है वो उतरा हुआ है। ठीक है, आपके कोई अट्रैक्टिव चीज़ें आपने नहीं रखी हुई हैं अपने क्लिनिक में जो बच्चों के लिए होती हैं, अगर आप पीडियाट्रिशियन से हैं। ठीक है, तो आपका जो क्लाइंट है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये अजीब सी जगह है। ठीक है, तो आपका जो सेटिंग है, इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल वेलकमिंग और कंफर्टेबल होना चाहिए। आपने अपने ऐसा पेंट करवाना चाहिए जो कि आपके प्रोफेशन के रिलेटेड बहुत अच्छा हो। ठीक है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आपके उसमें होनी चाहिए क्लिनिक में, यानी कि कोई डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम आपका होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयज़ होने चाहिए उसमें, सीटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड का नॉइस जो है वो बहुत कम होना चाहिए, और प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आपको पता है कि अगला सेशन या आपके पास जो अगला पेशेंट है वो, या कल जो आपके पास पेशेंट आएगा वो बच्चा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बच्चे के इंटर होने से पहले ही आप जो है टॉयज़ वगैरह टेबल पे अरेंज करके रख दें, ताकि जो बच्चा है उसके लिए वो रूम इनवाइटिंग हो। ठीक है,
देन आ जाता है स्टेप नंबर 2, वार्म ग्रीटिंग, ठीक है, जिसमें एक फ्रेंडली ग्रीटिंग एक पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है। जितना आप का स्माइल आपके फेस पे होगा नेचुरली, और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छे तरीके से करेंगे, आप उसको अपना या आप क्लाइंट को जो है वो उसके नेम से एड्रेस करेंगे, उसको नेम से बुलाएंगे, ठीक है, उसको रिस्पेक्टफुली अपने क्लाइंट को मिलेंगे और काम और फ्रेंडली टोन में आप उसके साथ बात करेंगे, तो उतना अच्छा आपका जो आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बच्चा है और आप उसको कहते हैं कि हाय अहमद, मेरा नाम ज़ारा है और मैं आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, या स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, और मैं आज आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने बोलना है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, अपने आप को अपना रोल इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जो ज़्यादा सारे आपके पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जो कि जिन्हें नहीं पता होता कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता क्या है या वो क्या करता है, ठीक है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है समझने में। आपने उनको बताना है, सिंपली एक्सप्लेन करना है कि आप कौन हैं, स्पीच जो है वो थेरेपी में क्या शामिल होता है, क्या सेशन के दौरान क्या क्या होता है, और कितने टाइम का जो आपका असेसमेंट है वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उनको कहते हैं कि आज जो है वो हम कुछ गेम्स खेलेंगे, आप पिक्चर्स को देखो और फिर हम इकट्ठे बात करेंगे, एंड ताकि हम जो है वो सीख सकेंगे किस तरीके से हमने जो है वो कम्युनिकेट करना है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका जब कोई स्पेशल इवेंट होता है या आप जब वैसे ही नॉर्मली अगर कहीं जाते हैं किसी डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह करने के लिए, तो आपके अंदर एंजाइटी होती है, ठीक है, लाजमी होती है। तो वो बच्चा, उसके अंदर भी जाहिर सी बात है कि वो नर्वस फील करेगा, शाय फील करेगा और डरा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने उसकी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करना है, जिसकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपने उनसे बिल्कुल जेंटली बात करनी है, उनको टाइम देना है कि वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो या आपके साथ एडजस्ट हो, ठीक है। आपने उनके साथ जल्दी नहीं करनी होती है कि भाई आज जो है वो आप उनको करवा देंगे कोई एक्टिविटी या इस तरह, और कल जो है आपको हो कि बिल्कुल बच्चा जो है नॉर्मल आके मेरे साथ बात करे इस तरह, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। और कोई भी रीएश्योरेंस आपने यूज़ करनी है, और चाइल्ड को अलाउ करना है कि वो आपके रूम को एक्सप्लोर करे, ठीक है, देखे, वहाँ पे थोड़ा सा घूमे। देन आपने स्लाइड नंबर 13 में स्टेप नंबर 5 क्या है, ऑब्जर्व बिफोर इंटरेक्टिंग, ठीक है, यानी कि फॉर्मल टेस्टिंग से पहले आपने क्लाइंट को लाजमी ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, उसका आई कांटेक्ट, उसका एक्टिविटी लेवल, मूड, कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स, प्ले बिहेवियर, उसका पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर ऑब्जर्व करनी होती है। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव वे ज़ाहिर कर सकता है, ठीक है, वो आपको ज़ाहिर करने में हेल्प कर सकता है ताकि आप अपने क्लाइंट को जो है वो इंगेज करें अपने साथ, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन आपने यूज़ करनी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्लाइंट आया है वो इन्फेंट है, ठीक है, तो अब उसके साथ आपने क्या करना है, स्माइल करना है और फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है, ठीक है, गाने गाने हैं या फिर पीकाबू खेलना है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो टॉडलर है तो उसके लिए आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, टॉयज़ के साथ खेलना है और चाइल्ड लेड फॉलो करना है, यानी कि वो चीज़ आपने रखनी है जो कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपने उसकी बेस पे उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह सब डिज़ाइन करना है। देन अगर बच्चा आपके पास जो है वो प्री स्कूल है या स्कूल एज चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनसे आपने सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, इस तरह, ठीक है। और गेम्स यूज़ करने हैं, स्टोरीज यूज़ करनी है, प्रिटेंड प्ले यूज़ करने हैं। देन इसके बाद अगर आपके पास जो है क्लाइंट आपका वो अडल्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आपने उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी है, उनको उनके साथ क्लियरली प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना है और क्वेश्चंस को इनकरेज करना है, ठीक है। देन इसके बाद स्लाइड नंबर 15 में आपने रैपर बिल्डिंग जो पीडियाट्रिशियन क्लाइंट हैं उनके साथ कैसे बिल्ड करनी है आपने रैपर बिल्डिंग, ठीक है। जैसे बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन का बेस्ट वे है वो क्या है कि जब वो फील करेंगे ना, सेफ फील करेंगे, तो तब वो आपके साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चा है एक, ठीक है, और वो आपके किसी भी रिलेटिव का बच्चा है और आपको वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखेगा तो वो घबराएगा, आप जब उससे बात करेंगे, आप उससे नाम पूछेंगे या आप उसको टच भी करेंगे तो वो पीछे होता है और वो डरता है आपसे, ठीक है। तो उसको जब थोड़ी देर बाद उसको पता लग जाता है कि ये भाई मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ये मुझे जानने वाली हैं, मेरे पेरेंट्स को जानने वाली हैं, तो कुछ टाइम बाद वो खुद आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू कर देता है, और क्योंकि वो फील कर रहा होता है, सेफ फील कर रहा होता है, ठीक है। तो यही है
पीडियाट्रिक क्लाइंट के साथ आपने जो रैपो बिल्ड करनी है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ है, जिनमें आपने क्या करना है कि आपने बच्चे के आई लेवल पे बैठना है, ठीक है? आपने उनको फ्री प्ले इनिशियली जो है शुरू में आपने उनको फ्री प्ले अलाउ करना है, ठीक है? फेवरेट टॉयज़ या बुक्स यूज़ करने का आपने उनको अलाउ करना है। चाइल्ड के इंटरेस्ट को आपने फॉलो करना है। कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स को आपने प्रेज़ करना है, ठीक है? उसकी तारीफ़ करनी है, उसको अच्छा बोलना है, ठीक है? और कोई आपने इंटरेक्शन को फ़ोर्स नहीं करना, अवॉइड करनी है ये चीज़ आपने बिल्कुल भी। आपने बच्चे को इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी कि वो आपके साथ बोले, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको बोलते हैं, वो अगर टॉय के साथ खेल रहा है और वो टॉय है कार, ठीक है? तो आप उसको बोलते हैं, वाओ ये तो बहुत तेज़ गाड़ी है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये कहाँ जा रही है, ठीक है? इस तरीके से आपने उनके साथ बात करनी है। देन आपके पास स्लाइड नंबर 16 में है प्ले के थ्रू रैपिड बिल्ड करना, ठीक है? आप जो प्ले है वो बच्चों का एक नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है? तो उसके लिए जो आप एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे वो कौन सी होंगी? ब्लॉक्स बिल्ड करना, पजल्स, डॉल्स यूज़ करना, टॉय एनिमल्स, कार्स, बबल्स, कलर वगैरह, स्टोरी बुक्स, प्रिटेंड किचन खेलना, ठीक है? उसके लिए आप उनको इनकरेज करेंगे। फिर क्या होगा, प्ले की वजह से या खेलने की वजह से जो बच्चे में इन चीज़ इनकरेज होगी, उसकी कम्युनिकेशन इनकरेज होगी, सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा होगा, टर्न टेकिंग उसको आएगी, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा और उसकी इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है? प्रिटेंड प्ले या प्ले गेम्स खेलने की वजह से। फिर स्लाइड नंबर 17 पे है आपके पास एडोलेसेंट्स और अडल्ट्स के साथ किस तरीके से आपने जो है वो करना है बिल्ड। एडोलेसेंस का जो एज ग्रुप है ना वो है 10 साल से 19 साल, और जो अडल्ट्स का एज ग्रुप है वो यंग अडल्ट्स का 19 से 40 ईयर्स तक का होता है, ठीक है? तो एडोलेसेंस के लिए आपने रैपो बिल्ड कैसे करना है कि आपने उनके इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी है, आप उनकी हॉबीज़ और उनके इंटरेस्ट को डिस्कस करें, ठीक है? उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो क्या हॉबीज़ हैं उनकी, ठीक है? इस तरीके से आप उनके साथ बातचीत शुरू करें और उनको गोल सेटिंग में इन्वॉल्व करें, ठीक है? जो भी आप उनको गोल करवा रहे हैं, ताकि उनको फ़ील हो कि उनको इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये होता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, ये वो, तो उनको आप जब इस तरह करेंगे तो उनको वो सपोर्टेड फील होगा और उनको किसी चीज़ में एक्टिव फील होगा, ठीक है? कि हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, इन्वॉल्व फील होगा उनको। और उनकी उनसे मतलब टॉकिंग डाउन नहीं करनी है उनके साथ, ठीक है? यानी कि उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनके साथ नीचा बोला जा रहा है, ठीक है? अडल्ट्स जो हैं उनके साथ आपने कैसे करना है, उनको पेशेंटली सब्र के साथ सुनना है, आपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, उनकी डिग्निटी और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है, और सफिशिएंट रिस्पॉन्स टाइम उनको आपने देना है, ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम आपने उनको देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका एडोलेसेंट्स और अडल्ट्स के साथ रैपो बिल्ड होगा। देन आपका केयर गिवर के साथ स्लाइड नंबर 18 में है किस तरीके से आपने रैपो बिल्ड करनी होती है, ठीक है? तो केयर गिवर जो है वो थेरेपी टीम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो एसएलपी को जो है वो कंसर्न्स को एक्टिवली सुनना चाहिए, ठीक है? केयर गिवर के उनके इमोशंस को जानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, उनके क्वेश्चंस को इनकरेज करना चाहिए, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है? जो भी असेसमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको फाइंडिंग्स हुई हैं उनको क्लियरली सुनना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करना चाहिए, ठीक है? और केयर गिवर को थेरेपी प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये आपकी केयर गिवर के साथ है। देन स्लाइड नंबर 19 में आपके हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि जो एक इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन में उसमें आ जाता है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। आपने थेरेपी के दौरान जो है अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है? ताकि उनको समझ आ सके, ठीक है? और स्पीकिंग रेट आपका अप्रोप्रिएटली होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपने उनसे पूछने हैं, उनको पॉजिटिव इंकरेजमेंट देनी है, उनको एक्टिवली सुनना है, और जो मेडिकल जार्गन्स हैं उनको अवॉइड करना है, यानी कि ऐसे मेडिकल टर्म्स जो कि समझना उनके लिए आसान नहीं है या उनको समझ नहीं आई हैं या उनको नहीं पता, वो आपने यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको बोले कि अच्छा मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताता हूँ या और तफ़सील से बताता हूँ, ठीक है? या आप जो बच्चा अगर है उसको आप कहें कि हाँ आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आप उनको इस तरीके से आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल आप उनको दे सकते हैं। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो आप यहाँ पे क्लिनिशियन है उसको यूज़ करना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन फ्रेंडली होने चाहिए उसके, ठीक है? स्माइल करना चाहिए, सर हिलाते रहना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट उसका अच्छा होना चाहिए, जेस्चर्स अप्रोप्रिएट यूज़ करें, बॉडी पोस्चर उसका ओपन हो, जो वॉइस है
है उसकी वो काम टोन हो, ठीक है। तो इन बिहेवियर्स की वजह से जो क्लाइंट है वो एक्सेप्टेड और सपोर्टेड फील करेगा, ठीक है। और हमारा जो रेपो बिल्डिंग का मेन एम होता है वो यही होता है, जो आपका क्लाइंट है वो एक्सेप्टेड सपोर्टेड फील करे, ठीक है। और देन उसके बाद स्लाइड नंबर 21 पे एक्टिव लिसनिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब इसमें ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग में आपने क्या करना है, आप तभी एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं जब आप एक जगह पे गौर से देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने क्लाइंट के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखेंगे, इंटरप्शंस को अवॉइड करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्सेज को क्लैरिफाई करेंगे और एम्पैथी शो करेंगे, तो तभी आप एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे देंगे आप, वर्बल प्रेज से, ठीक है, यानी कि मुंह से तारीफ करके आप उनको दे सकते हैं, हाई फाइव्स, स्माइल, स्टिकर्स, टोकन्स, ठीक है, जब आप क्रिएट हो तब। तो फोकस आपका जो है वो क्लाइंट के एफर्ट पे होना चाहिए, उसकी करेक्ट परफॉर्मेंस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे आप अपने क्लाइंट को एज अ स्पेशल पर्सन एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद आप ये करेंगे कि जैसे जैसे वो एफर्ट्स बनाएगा, उस एफर्ट्स को आपने रीइंफोर्स और इनकरेज करना है, ठीक है। एफर्ट्स फर्स्ट आपके जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्लाइंट की एफर्ट है, ठीक है। जब एफर्ट होना शुरू हो जाएंगी तो बाद में इजीली आप उसकी जो परफॉर्मेंस की करेक्शन है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट आपका जो फोकस है वो एफर्ट्स पे होना चाहिए। देन बैरियर्स और कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर रहे होते हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, रेपो बिल्डिंग में आपके बैरियर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो वो एक पर्सन की एंजाइटी या फियर, ठीक है, वो शाइनेस हो उसके अंदर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कल्चरल डिफरेंसेस और बिहेवियर चैलेंजेस, ये जो है आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान में रेपो को बिल्ड करने से रोक रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ें। एंड देन कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर रहे होते हैं वो क्या होती हैं कि एकदम से आप टेस्टिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। इमीडिएटली आप टेस्टिंग शुरू कर दें, क्लाइंट आपके पास आया और आप टेस्ट शुरू कर दें, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग्स आपने नहीं पूछनी है, क्लाइंट को जल्दी क्लाइंट के ऊपर नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो आपने उसको उसके पेस पे छोड़ देना है, जितने स्पीड में वो कर सकता है आपने उसको छोड़ देना है। ये नहीं करना कि जल्दी करो, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपने इंटरप्ट नहीं करना, आपने क्लाइंट को उसके इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है और एक्टिविटी के दरमियान में वो कोई और चीज़ उठा के उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप नहीं, ये नहीं कहेंगे कि अच्छा इस आप एक्टिविटी छोड़ो और यहाँ पे आओ, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप उस चीज़ को एक्टिविटी बना के उसके आगे प्रेजेंट करें, ठीक है, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो मोटिवेटेड फील करें उसके लिए। और कम्प्लेक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इफेक्टिव रैपिड बिल्डिंग से जो असेसमेंट की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो सकती है, थेरेपी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सकती है, मोटिवेशन इन्हांस हो सकती है, बिहेवियरल चैलेंजेस रिड्यूस हो सकते हैं, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथन हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मजबूत हो सकती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट का के साथ स्टिक रहना, ठीक है, एडहेयर रहना, वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। जैसे आप बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, वो एक दिन एक्टिविटी करने आएगा, दूसरे दिन वो रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, अगर आपका उसका बिहेवियर सही नहीं है उसके साथ, ठीक है, तो वो कहेगा कि मैंने नहीं जाना। लेकिन अगर आप उसके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे तो उसको खुद जो है वो दिल करेगा कि वो आए, मोटिवेटेड फील करेगा एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है।